अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 और आज जो है हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम आयोनाइजेशन एनर्जी इसका टॉपिक जो है कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा जी थोड़ा सा जो है पहले वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, इसमें लफ्ज़ जो आयोनाइजेशन है इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो बेटा जी ये दो वर्ड जो हैं उनका कम्बिनेशन है। एक तो है बेटा जी आइन, ठीक हो गया, आइन। और दूसरा वर्ड वर्ड जो है वो है एशन, ठीक हो गया, एशन। आइन जो है बेटा जी आपको पता है, आइन जो है हर उस स्पीशी को बोलते हैं जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। और ये जो वर्ड एशन है ना बेटा जी, एशन जो है हम प्रोसेस को बोलते हैं। प्रोसेस, फिनोमिना, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, फिनोमिना हो रहा है या हम खुद करें तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, एशन, ठीक हो गया। जैसे जो है हम अल्कीन हमारे पास होते हैं, ठीक है, हम उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो का मीन हाइड्रोजन और एशन मीन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ऐड किया जाता है। तो बेटा जी ये भी आइन, आइन का मुराद ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास एशन, एशन का मतलब प्रोसेस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन होती है आयन की, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो प्रोसेस जिसमें जिसके थ्रू जिसके ज़रिए आयन बनते हैं हम उसको जो है आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन, आयन का बनाना जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कि आयन को बनाने के लिए प्रोसेस के दौरान कितना एनर्जी लगती है, रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है, उसको जो है बेटा जी हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। हमारे पास बेटा जी इसकी डेफिनेशन है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी नीडेड, जो कि ज़रूरत होती है टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फ्रॉम ईच एटम, हर एटम से। कौन सा एटम, इन वन मोल, एक मोल ऑफ एटम्स, एटम्स के एक मोल में हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है। तो इस दौरान बेटा जी जो एनर्जी लगेगी हम उसको जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो बेटा जी 1 मोल एटम, इसका मतलब है, ये आपने एवोगैड्रो नंबर जो है 9th क्लास के अंदर पढ़े होंगे। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 क्रॉस 10⁻⁻23 एटम, यानी इतनी एटम्स जो हैं होंगे हमारे पास। और उन तमाम एटमों में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए हमारे पास जो भी एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के इतने एटम ले आएँ, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, उनमें से हर एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उससे जो एनर्जी इस दौरान लगेगी हम उसको जो है सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो बेटा जी जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे वो एटम नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, तो वो केटाइन यानी एक आयन जो है वो बन जाएगा। तो इस वजह से तो हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट के अंदर चीज़ बनती है वो बेसिकली आयन होता है। अच्छा जी, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के इन द गैसियस स्टेट, किस स्टेट में होंगे वो सारे, गैसियस स्टेट के अंदर, टू फॉर्म। अब 1 मोल हमारे पास एटम थे, गैसियस हालत में थे, उन तमाम में से ईच एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो अब हमारे पास बनेगा क्या आगे, तो आगे बेटा जी हमारे पास बनेगा 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि 1 मोल एटम थे तो आयन भी कितने बनेंगे, 1 मोल गैसियस आयन। इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन जो हैं ये हमारे पास बनेंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो इस एनर्जी को, ये जो हमें इतनी जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी नीडेड होगी, इज नोन एज, ये जानी जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा जी हम इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसे डेल्टा एच आई आएगा दरमियान में, डेल्टा एच आई 1 जो है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा जी। जैसे हमारे पास जो है एग्जाम्पल दी गई है सोडियम की, तो सोडियम जो है देखें हमारे पास जो है गैसियस हालत में है। तो ये हमारे पास इसका 1 मोल जो हमने सोडियम लिए, उनमें से जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है हमने उसको रिमूव कराया, तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट के अंदर कितना जो है एनर्जी लगी, ठीक है ना, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, तो वो है 494 किलो जूल पर मोल। इसी तरह हमारे पास बेटा जी नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम की। कैल्शियम के अंदर जो है हमारे पास 1 मोल एटम हैं, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं। किस स्टेट के अंदर हैं, गैसियस स्टेट के अंदर। बेटा जी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ना
दो कंडीशन होती हैं जिस भी एलिमेंट की हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने जा रहे हैं। पहली शर्त तो ये है बेटा जी, वो क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का बॉन्ड बना हुआ हो किसी दूसरे एटम के साथ और हम जो है उसका इलेक्ट्रॉन निकालने लग जाएं और उसको बोलें कि ये जो है हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। हरगिज़ नहीं बेटा, वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास जो है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीन अलग, सेपरेट, तन्हा, अकेला होना चाहिए, किसी के साथ भी उसका बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो जब अकेला होगा तो हालत कौन सी होनी चाहिए, सॉलिड हालत होनी चाहिए, माय लिक्विड या गैसियस हालत में होना चाहिए। तो दूसरी जो है इसकी कंडीशन वो गैसियस हालत में के अंदर हो, ठीक है ना, गैस फॉर्म के अंदर होगा। फिर इन कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हम उसके एक मोल में से जो है एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा जी ये कैल्शियम आयन जो है बने, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, तो इस दौरान ये हमारे पास जो है 590 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई लगी, ठीक है ना। एनर्जी का एब्जॉर्ब होना आपको पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये बेसिकली एब्जॉर्ब होती है, ये एंडोथर्मिक होती है। तो इस वजह से हम इसको जो है पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, जिसके साथ जो है साइन कुछ ना हो उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है। इसी तरह बेटा जी हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन जो इसकी फॉर्मेशन होती है, तो इस दौरान जो है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है। हाँ, आई होप कि बेटा जी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह बेटा जी अगर जो है हम एटम में से पहले आयन बनाने के बाद अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने लग जाएं तो उसको हम जो है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इफ़ अ सेकंड इलेक्ट्रॉन, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, निकाला जाए फ्रॉम ईच आयन, हर आयन से, इन अ मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन, एक मोल गैसियस पॉजिटिव आयन से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना शुरू कर दें तो वही कॉल इट, हम इसको कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इस चीज़ को सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और इसको जो हम डेल HI2 जो है इससे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से जो है हम इसको ज़ाहिर करते हैं। बेटा जी कुछ एग्जांपल हैं, ये मेरे पास कैल्शियम की या मैग्नीशियम की। कैल्शियम पॉजिटिव आयन पहले हम रिएक्शन के अंदर बना चुके थे, इसी तरह मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन भी पहले बना चुके थे, गैसियस स्टेट के अंदर हैं, अलग अलग हैं, ठीक है ना, इनका किसी चीज़ के साथ बॉन्ड नहीं है, अकेला कैल्शियम है, ये है तो अकेला मैग्नीशियम है और कोई चीज़ नहीं है। तो कैल्शियम के एक मोल में से अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है निकालना शुरू करेंगे तो हमारे पास जो है ये 2++ कैल्शियम आयन बनते जाएंगे। तो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो है निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसको डेल HI2 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी अमाउंट होती है 1150 किलो जूल पर मोल, किसके लिए, कैल्शियम के लिए। इसी तरह मैग्नीशियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है हम इसको जो है डेल I2 और इसकी अमाउंट है 1450 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बेटा जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, नाम से ही जाहिर है, थर्ड मीन तीसरा। एक मोल गैसियस आयन में से जो है तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, एब्जॉर्ब होगी, हम उसको जो है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। तीसरा इलेक्ट्रॉन कब रिमूव होगा, जब दो ऑलरेडी निकल चुके होंगे, यानी 2+ चार्ज पहले का उस चीज़ पर होगा। तो फ्रॉम ईच आयन, हर आयन से, इन अ मोल ऑफ गैसियस 2+ आयन, यानी गैसियस पॉजिटिव ऐसे हों जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है 2+ हो, तो करस्पॉन्ड कहलाती है क्या, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इसको जो है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगेन वही जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है हम इनको एग्जांपल के तौर पे यूज़ करेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। तो हमारे पास बेटा जी कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन है, यानी 2 पॉजिटिव का चार्ज है इस पे, मजीद एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये ट्राई पॉजिटिव बन गया, 3 पॉजिटिव आ गया। तो इस दौरान जो तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी 4940 किलो जूल पर मोल। इसी तरह बेटा जी हमारे पास जो है मैग्नीशियम है, इसकी भी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 7730 किलो जूल पर मोल आ गई। तो एन एलिमेंट कैन हैव सेवरल आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा जी ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये ख़त्म नहीं होती थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तक, ये फोर्थ भी होती है, फिफ्थ भी होती है। तो कोई भी एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है। अगर कोई पूछ ले कि फ़िलहाल एलिमेंट कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है, तो इस चीज़ को हम जो है इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि हमें जो है उसका अटामिक नंबर पता होना चाहिए, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ करस्पॉन्ड टू इट्स अटामिक नंबर। इसका मतलब ये है कि बेटा जी जैसे लिथियम है, ठीक है ना, लिथियम जो है ना बेटा, इसका अटामिक नंबर 3 होता है। कोई पूछे लिथियम की कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कितनी होती हैं, तो क्योंकि लिथियम का अटामिक नंबर 3 है, लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है, तो पहला निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा, तीसरे के बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, यानी लिथियम की टोटल कितनी आयोनाइजेशन है, एनर्जीज हैं 3, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज तक जो है जाएगा। तो ये कैसे पता चला हमें इसके एग्जैक्ट अटामिक नंबर से जो है पता चल रहा है। इसी तरह हमारे पास बेटा जी सोडियम है, ठीक हो गया। सोडियम का जो अटामिक नंबर है बेटा जी वो 11 है, 11।
तो सोडियम की कितनी आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी? आयोनाइजेशन एनर्जी की टोटल एग्जैक्ट जो है तादाद देखने के लिए उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देख लें, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 11 तक जो है आयोनाइजेशन एनर्जीज जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से 11 तक जो है जा सकती हैं। इसके बाद बेटा जी हम नेक्स्ट देखते हैं कि देखें जो पीछे जो है हमने आयोनाइजेशन एनर्जीज देखी हैं। कैल्शियम जो है इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है 4940 किलो जूल पर मोल, मैग्नीशियम है इसकी 7730 किलो जूल पर मोल है। तो ये डिफरेंट क्यों है? ठीक है, एक जैसे क्यों नहीं? किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है, किसी जो है एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लग रही है। ऊपर वाले एग्जांपल भी इस तरह से हैं, देखें सोडियम में कम है, कैल्शियम में जो है थोड़ी ज़्यादा है, मैग्नीशियम के अंदर जो है दोनों से ज़्यादा है। तो ये क्या माजरा है? किस चीज़ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? कौन सी चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ या कम हो रही है? बेटा जी नेक्स्ट जो हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, वो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं किसको? आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो बेटा जी द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की डिपेंड इन्हसार करती है अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, मदरजा झैल फैक्टर पर। बेटा जी टोटल जो है ना हम 5 फैक्टर पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 5। उनमें से जो हमारे पास फर्स्ट है वो है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियर बेसिकली हम न्यूक्लियस को बोलते हैं, चार्ज मीन न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का। तो न्यूक्लियस का प्लस चार्ज क्यों होता है? न्यूक्लियस फर्ज करें जो मेरे पास न्यूक्लियस है तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है इन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल हैं, जबकि जो प्रोटॉन है इनके ऊपर जो है प्लस चार्ज होता है। बेटा जी कौन सा? प्लस चार्ज। तो जितनी प्रोटॉन ज़्यादा होंगे न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज भी उतनी ज़्यादा आएगा, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। प्रोटॉन थोड़े होंगे, कम होंगे, तो प्लस चार्ज भी कम आएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये हुआ बेटा जी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद पर डिपेंड कर रहे हैं। प्रोटॉन जब ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, प्रोटॉन जब कम होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाएगा। तो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देख सकते हैं कि किस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हैं, किसके अंदर जो है कम है। जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, जिसके अंदर प्रोटॉन कम होंगे उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज को आप इस तरह से ध्यान में रख लें कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की बेसिकली तादाद है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उस पर किस तरह से असरअंदाज होता है, तो इसको ज़रा देख लें। ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितनी ज़्यादा जो है न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या होगा? ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उतनी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी? न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा ताकतवर फोर्स से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। मोर डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाएगा रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द एटम, एटम से। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है विद इंक्रीज इन, बढ़ने से, किस चीज़ के बढ़ने से? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से। तो बेटा जी यही वजह है, जिस चीज़ के अंदर जो है प्रोटॉन ज़्यादा हूँ उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, जिस चीज़ के अंदर प्रोटॉन कम हूँ उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। पीछे हमने बेटा जी दो एग्जांपल देखी हैं। मेरे पास ये सोडियम जो है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है कितनी होता है? 11 होता है। इसके साथ जो है मेरे पास मैग्नीशियम थी एग्जाम्पल के अंदर, तो आप पीछे जाके मैग्नीशियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देख सकते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है बेटा जी 12 होता है, 12। तो सोडियम का जो है 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। एटॉमिक नंबर जो है दो चीज़ों के बारे में बताता है। जितनी भी किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर हो उस चीज़ के अंदर बेसिकली उतने प्रोटॉन होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करने के लिए क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसी तरह मैग्नीशियम जो है इसका 12 है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 12। तो क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है मैग्नीशियम का ज़्यादा है। तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इस वजह से मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होती है। इसके बाद बेटा जी दूसरा जो अहम फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम और आयन। साइज पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिपेंड करती है, ठीक है। इन बिगर एटम, बड़े एटम के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसके दरमियान? न्यूक्लियस के दरमियान, एंड
और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इज़ वीकर, कमज़ोर होती है। बेटा जी आप खुद सोचें, अगर एटम होगा बहुत बड़ा, न्यूक्लियस तो दरमियान में पड़ा है, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन उससे कितनी दूर चला जाएगा, तो उसको निकालना जो है आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी जो दूर चीज़ है उसको न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर फोर्स से नहीं खींच पाएगा, तो हम उसको आसानी से जो है निकाल सकते हैं। देयरफॉर इसलिए द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, कम होती है, एज द साइज ऑफ एटम, जैसा कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज, बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट भी ऐसा होता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी अगर साइज बढ़ेगा। इसी तरह अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी कब? जब एटम का साइज कम होगा। बेटा जी ये देखें, ये मेरे पास लेट्स सपोज कि ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास पहला शेल है, ये मेरे पास जो है दूसरा शेल है, ये मेरे पास जो है बेटा जी तीसरा शेल है। अगर ये पहला शेल के अंदर 2 पूरे हैं भरा हुआ है, तीसरे के अंदर 8 पूरे हैं फुल भरा पड़ा है, तीसरे के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको निकालना आसान होगा बनिस्बत किसके? उस एटम के जिसका ये न्यूक्लियस है और पहले शेल के अंदर जो है ये एक इलेक्ट्रॉन जो है पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखें इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर है। तो जिस तरह 2 मकने नहीं होते, जब वो करीब हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस फासला बढ़ाते हैं तो उतनी उनके दरमियान जो है कशिश की फोर्स कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही कहानी होती है। इसी तरह बेटा जी हमारे पास तीसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन की तरतीब। ये जो है बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको आज के दिन का पूरा लेक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। अगर ये समझ नहीं आई तो आपको जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन रहेंगी। बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है आनी चाहिए, जो आप 9th क्लास के अंदर जो है पढ़ के आए हैं। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ऐसे एटम जिनके आखिरी शेल जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होती है, या तो वो आधे भरे हुए हों या मुकम्मल तौर पर भरे हुए हों ऑर्बिटल, और फाउंड, ये पाया गया कि टू बी मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मजबूत होते हैं। देयरफॉर इसलिए द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो उनके उन मजबूत एटम से इलेक्ट्रॉन जो है उनको निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन इज़ टू बी रिमूव्ड फ्राम फुली फिल्ड, मुकम्मल भरे हुए से, या हाफ फिल्ड शेल्स, आधे भरे हुए शेल्स से क्या होती है बेटा जी? बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे पास बेटा जी आपने ये याद रखना है, आपको सिंपली कंसेप्ट दे दूं, हमारे पास कोई भी एटम है ना, उसके जो सब शेल्स होते हैं, जैसे मेरे पास पी सब शेल है, इसके जो ऑर्बिटल होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है 2px, ठीक हो गया। इसके बाद होता है बेटा जी 2py। इसी तरह बेटा जी और कौन सा होता है? और होता है 2pz। ये पी के ना 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब फर्ज करें px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, टोटल पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सारे तीनों के तीनों जो है ऑर्बिटल के अंदर। टोटल पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2px है बेटा जी, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये हाफ फील्ड है? ये सारा पी जो है सब शेल, या फुली फील्ड है? तो बेटा जी ना तो ये हाफ फील्ड है ना कम्प्लीटली फील्ड है। ये क्या है? ये पार्शली फील्ड है, पार्शली जुज़वी, थोड़ा सा। तो अगर इसके बाद मैं इधर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, अब भी ये पार्शली फील्ड है, यानी मुकम्मल तौर पर भी नहीं भरा, अभी तक आधा भी नहीं भरा। बेटा जी अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन डाल दूँ तो अब जो है ये मेरे पास पी सब शेल जो है मुकम्मल तौर पर भर गया, सॉरी मुकम्मल नहीं, हाफ फील्ड जो है ये हो गया। अब मैं इसके अंदर जब चौथा इलेक्ट्रॉन डालूंगा ना अपोजिट स्पिन के साथ, अब ये फिर ना हाफ फील्ड है ना कम्प्लीटली फील्ड है, फिर ये पार्शली फील्ड बन गया, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन डालूंगा, अभी भी ये पार्शली फील्ड है। जब इधर इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इसके 6 पूरे हो जाएंगे और ये कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा। तो जब 6 पूरे हों, ठीक है, कम्प्लीटली फील्ड हो, या जब 3 हों, तो ये जो हालत है किसी भी जो है सब शेल की, चाहे पी हो, एस हो, डी हो, तो इस हालत में वो स्टेबल होता है, मजबूत होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, ज़्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन अगर ये पार्शली फील्ड हो, यानी ना आधा हो ना मुकम्मल हो, इसके दरमियान में, यानी या तो आधे से कम इलेक्ट्रॉन हो या फिर आधे से ज़्यादा हो लेकिन मुकम्मल से कम हो, तो उस दौरान जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है, आसान होता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान ना तो वो हाफ फील्ड होता है ना कम्प्लीटली फील्ड होता है, तो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो आसानी से जो है हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा जी देखिए हमारे पास नोबल गैसेज जो हैं, नोबल गैसेज, इनका नाम आपने सुना होगा, 18 ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो
ये जो है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट मीन सबसे ज़्यादा होती है इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, अपने अपने मुतलका पीरियड के अंदर। क्यों? इट इज़ ड्यू टू, इसकी वजह ये है कि हाईली फुली फिल्ड शेल, इनके जो हैं हमारे पास शेल्स क्या होते हैं, बिल्कुल फुली फिल्ड होते हैं, मुकम्मल तौर पर होते हैं। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होती हैं। तो इस वजह से जो है इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट होती है। इसके बाद बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट जो है देखें हाफ फील्ड की एग्जांपल। ये तो आगे ना फुली फील्ड की, एक पूरे पीरियड के अंदर देखें तो मैंने आपको बेटा जी पिछले लेक्चरों के अंदर जिसमें पीरियड और ग्रुप की डिटेल बताई थी, तो वो गालबन लेक्चर नंबर 3 है, आप उसको देख भी लें अगर आपको समझ नहीं आ रही। तो उसमें मैंने ये क्लियर कराया था कि हमारे पास ना बेसिकली जो चीज़ जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उसके शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ग्रुप के अंदर जो एटम है उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ग्रुप वालों के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद 13वें ग्रुप के एलिमेंट के आखिरी शेल में 3, 14वें ग्रुप के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4। इसी तरह 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जिनको हम नोबल गैसेस जो है बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, उस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसके जो आखिरी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 होते हैं, ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इस वजह से ये मोर स्टेबल होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है अपने मुताल्लिका पीरियड के अंदर। क्लियर है बेटा जी? इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट हम एग्जांपल देंगे हाफ फील्ड की। बेटा जी ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इस पे गौर करें। और नेबरिंग एलिमेंट एक दूसरे के जो है नेबर्स हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साथ साथ होते हैं। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इस तरह से दी गई है। पहले मेरे पास जो है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ज़रा। ये हमारे पास जो है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। आखिरी सब शेल कौन सा है? आखिरी सब शेल जो है बेटा जी ये है पी वाला, पी एक्स पी वाई पी जेड। चेक करें हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, या ना हाफ फील्ड है ना कंप्लीटली फील्ड है। तो पी के अंदर टोटल आते हैं 6, तो इसके अंदर कितने हैं? 1, ये 2 और ये 3। 6 का आधा कितने होता है? 3, यानी ये हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड। हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को, और देखा तो इस दौरान जो हमारी एनर्जी लगी वो 1403 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी लगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फिर हम किधर आ गए? फिर हम आ गए ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितनी होता है? 8। नाइट्रोजन का 7 होता है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 8। तो ये 2 आ गए, 2s2। इसके बाद जो है हमारे पास ये जो है बेटा जी ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये गलती से आ गया 2s2। इसके बाद जो है ये आएगा 2px 2py और 2pz। तो 2px के अंदर बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक जो है इसका स्पिन इस तरह से है, दूसरा जो है इसका स्पिन जो है इस तरह से है। 2py में 1 है और 2pz के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हम देखते हैं कि ये हाफ फील्ड है, मुकम्मल फील्ड है, या ये ना हाफ फील्ड है ना मुकम्मल फील्ड, बल्कि वो पार्शली फील्ड जिसको कहते हैं वो है। तो हम इसकी जब इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो 2 ये हो गए, 2 और 1 3 और ये 1 4। टोटल पी में कितने आ सकते हैं सब शेल के अंदर? 6। तो ना तो ये 6 पूरे हैं ना आधा 3 है, बल्कि ये 4 है। तो ये क्या है? पार्शली फील्ड। तो इसकी जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1365 किलो जूल पर मोल। बेटा जी दोनों को ज़रा मवाजना तो करें, कंपैरिजन तो करें। 1403 ये ज़्यादा है, 1365 ये कम है। ये ज़्यादा क्यों है? क्या वजह है इसकी? देखिए ना, पीछे जब चलते हैं, नाइट्रोजन में न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले प्रोटॉन 7 हैं सिर्फ, जबकि ऑक्सीजन के अंदर खींचने वाले जो प्रोटॉन हैं उनकी तादाद 8 है। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा खींचेगा, निकालना उतना मुश्किल होगा। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या ख्याल है? ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी 13 है, 13 इसकी कम है। ऊपर नाइट्रोजन जो है उसके कम प्रोटॉन है लेकिन एनर्जी जो है ज़्यादा है। क्यों? इसकी वजह बेटा जी ये है हाफ फील्ड ऑर्बिटल या हाफ फील्ड सब शेल। ठीक है, इसका जो सब शेल है एंड वाला, वो क्या है? हाफ फील्ड है। तो जो हाफ फील्ड होता है वो क्या होता है बेटा जी? स्टेबल होता है। किसकी निस्बत? पार्शली फील्ड की निस्बत। इस वजह से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है क्या ज़्यादा एनर्जी लग रही है। क्यों ज़्यादा एनर्जी लग रही है? क्योंकि ये हाफ फील्ड है। जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पीछे बच जाएंगे इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे तो ना तो ये मुकम्मल भरा रहेगा ना आधा भरा, तो ये पार्शली फील्ड बन जाएगा। और पार्शली फील्ड जो है स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। तो एक चीज़ को स्टेबल से जब अनस्टेबल बनाते हैं तो ये प्रोसेस जो है मुश्किल होता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्लियर है बेटा जी?
नीचे देखें, अल्था अगरचा नाइट्रोजन नाइट्रोजन रखता है 1 यूनिट लेस पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन जो है इसके पास पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन की तादाद जो है 1 यूनिट कम है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 है। तो इन इट्स न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस के अंदर देन ऑक्सीजन की निस्बत, बट लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस वजह से है, ऑफ हाफ फिल्ड सब शेल्स की वजह से ऑफ नाइट्रोजन के, इट इज़ डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फ्रॉम नाइट्रोजन एटम से। होप कि बेटा आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है स्पिन पेयर रिपल्जन। कौन सा बेटा जी, स्पिन पेयर रिपल्जन। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली लास्ट फैक्टर है, लेकिन हम इसको जो है इस जगह पे जो है डिस्कस कर रहे हैं। स्पिन पेयर रिपल्जन क्या होता है बेटा जी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन और स्पिन पेयर्ड, जब इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन पेयर्ड इसको कहते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन यूं हो, दूसरा आगे इसके साथ जो है यूं पेयर अप हो जाए। ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से जब पेयर्ड होते हैं तो इसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड। कौन सा इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर्ड नहीं होता, जो सिर्फ जो है इस तरह से अकेला हो, इस तरह से जो अकेले इलेक्ट्रॉन होंगे ये स्पिन पेयर्ड नहीं है। लेकिन जब इनके साथ आगे दूसरा जुड़ जाएगा अपोजिट स्पिन के साथ, तो ये स्पिन पेयर्ड बन जाएंगे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो वैन इलेक्ट्रॉन और स्पिन पेयर्ड, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर्ड होते हैं इन सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल के अंदर, द रिपल्जन, इनके दरमियान जो रिपल्जन होती है, देन इनके दरमियान कैन लीड टू स्लाइटली लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। इस रिपल्जन की वजह से जो है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर्ड, जब हम इनका मुवाजना करेंगे, टू रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब हम इसका मुवाजना ऐसे इलेक्ट्रॉन से करते हैं जब हम किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकाल रहे होते हैं। बेटा जी आगे मैं एग्जांपल जब दूंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इनका जो है मतलब समझ दी जाए, ट्रांसलेशन। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जुड़े होते हैं, एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड, महसूस करते हैं इंक्रीज्ड ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेज, मेकिंग इट, जो इसे बना देता है स्लाइटली, थोड़ा सा ईजियर, आसान, टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इन इलेक्ट्रॉन के जोड़े में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान बना देता है। बेटा जी अब एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल को आपने गौर से देखना है तो आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल है बेटा जी बेसिकली ऑक्सीजन की और इसके बाद जो है नाइट्रोजन की। तो बेटा जी ऑक्सीजन हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 2p ऑर्बिटल। जब हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं ना, तो ये रही बेटा जी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इसका जो हमारे पास, ये गलती हो गई बेटा जी मुझसे, इधर 2 आना चाहिए था सब के साथ। ठीक है, 2px 2py और 2pz। इसी तरह नाइट्रोजन में भी 2px 2py और 2pz। ठीक हो गया। तो जो 2px है इसके अंदर देखें कितनी हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर अप हैं। इसके अंदर भी पेयर्ड नहीं है, इसके अंदर भी पेयर्ड नहीं है। तो बेटा जी जब ऑक्सीजन हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड, दो जो हैं इसके पास स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2p ऑर्बिटल में, तो इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्जन जो है ज़्यादा होगी। ज़्यादा रिपल्जन होने के नतीजे में क्या होगा फिर, द आयोनाइजेशन एनर्जी रिमूव, निकालने के लिए वन ऑफ दीज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को, इज रिलेटिवली लोअर, कम होती है, ड्यू टू की वजह से, किस वजह से, इंक्रीज्ड रिपल्जन की वजह से, बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान बेटा जी रिपल्जन की वजह से। ठीक है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कदरे आसान होता है। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर लगती है। जबकि हम जब नाइट्रोजन के एग्जांपल को देखते हैं बेटा जी, नाइट्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जब देखें ना, तो एंड वाले जो 2px 2py और 2pz वाले जो ऑर्बिटल हैं, इन सब के अंदर देखें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। तो सब के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे दो इकट्ठे जोड़ा नहीं है, पेयर्ड जो है नहीं है। तो नाइट्रोजन रखता है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, इन इट्स 2p ऑर्बिटल के अंदर। 2p ऑर्बिटल 3 किस्म के होते हैं, 2px 2py और 2pz। तो रिमूविंग वन ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से किसी भी एक को निकालना, रिक्वायर्स, चाहता है मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पिन पेयर रिपल्जन। स्पिन पेयर की जो रिपल्जन होती थी, दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेज होती थी, उनकी गैर मौजूदगी, एब्सेंस का मतलब होता है गैर मौजूदगी की वजह से इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन को निकालना के लिए ज़्यादा एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन में चूँकि पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्पिन पेयर होता है, तो उसके दरमियान रिपल्जन होती है, तो उसमें से रिलेटिवली लोअर एनर्जी जो है लगती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, हम उसको जो है ईजिली से रिमूव कर लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी। देखें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है साथ साथ वाले एलिमेंट हैं।
इन दोनों पे जो है दो फैक्टर असरअंदाज होते हैं। एक पीछे जो अभी अभी हम डिस्कस कर गए हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वाला भी और स्पिन पेयर रिपल्जन वाला भी। ऑक्सीजन की बात की समती क्या है? ऑक्सीजन की बात की समती ये है बेटा जी, ना तो इसका आखिरी शेल आधा भरा हुआ है, एक तो इसका ये नुकसान हुआ। दूसरा ये कि चले इसके इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले होते हैं ना, सारे अनपेयर्ड होते हैं, फिर भी इससे जो है यानी कुछ ना कुछ स्टेबल होता है, लेकिन इसके एक पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर अप होता है। तो पेयर अप होने की वजह से दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो रिपल्जन की वजह से बेटा जी इसको निकालना, रिमूव करने के लिए लोअर एनर्जी लगेगी। जबकि जो नाइट्रोजन है इसके दो तरह से फायदे हैं, दो बेनिफिट है नाइट्रोजन को। एक बेनिफिट क्या है कि इसका आखिरी जो है सबशेल आधा भरा हुआ है, पी में टोटल 6 आते हैं, इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं पड़े, तो एक तो आधा भरे होने की इसको स्टेबिलिटी मिली। दूसरा ये कि इन तीनों में से किसी एक के पास भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्पिन पेयर नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होंगे वो भी उस चीज़ को जो है स्टेबल बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस वजह से भी इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है बेटा जी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से हायर होती है। दो वजूहत हैं, जहन में बिठा लें, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और स्पिन पेयर रिपल्जन। बेटा जी अब यही कंसेप्ट जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो मैंने सोचा ये भी आपको जो है इधर साथ में क्लियर करा दूं। बेटा जी इन एग्जांपल को देखें, ये मेरे पास बेरिलियम है, ये मेरे पास जो है बोरान है, ठीक है। तो बेरिलियम के 4 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2 इसके अंदर आ गया, 2s2, 2 जो है इसके अंदर आ गया। दूसरा बेटा जी बोरान, इसका 5 होता है, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, इसके अंदर जो है इनमें से किसी एक के अंदर एक आएगा, 2px1। तो 2 ये, ठीक है ना, 2 ये 4 और ये 1 5 पूरे हो गए। अब इनमें से आप सोच कर बताएं किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, बेरिलियम की या बोरान की? जब मैं देखता हूँ बेरिलियम को, तो बेरिलियम का आखिरी सब शेल जो है वो ये वाला है, ठीक हो गया। और जब मैं देखता हूँ बेटा जी बोरान को, तो बोरान का जो आखिरी सब शेल है वो पी वाला है, ठीक है। इसका एस वाला है, इसका पी वाला। अब इसका पेयर अप है, पेयर्ड है, इसका जो है बोरान का वो अनपेयर्ड है। तो बताएं ज़रा सोच के किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होगी? तो बेटा जी आपको तो बिल्कुल यही लग रहा होगा कि बेरिलियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जबकि बोरान जो है इसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो बेटा जी ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ भी तो आप साथ साथ देखें ना, क्योंकि बेरिलियम का आखिरी सब शेल जो है वो एस है, एस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसके अंदर देखें हैं भी 2, मतलब ये मुकम्मल भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है। जबकि जो बोरान का है वो तो आखिरी शेल है पी, पी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तो आते हैं 6, आधे होंगे तो 3 होंगे, ना तो इसमें 6 है ना 3 है, इसके अंदर तो है 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि यह है पार्शली फिल्ड। बेटा जी एक आ गया मुकम्मल भरा हुआ, एक है पार्शली फिल्ड। तो जो मुकम्मल भरा हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन भी है, लेकिन फिर भी बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, बोरान की कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका आखिरी जो ऑर्बिटल है वो मुकम्मल भरा हुआ है। अब ज़रा दूसरी वजह सुने, एक वजह तो ये हो गई, दूसरी वजह ये है कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं दूसरे सब शेल से, ठीक है ना, वो भी एस वाले से, और बोरान का 2p से निकाल रहे हैं। असल में होता क्या है बेटा जी, ये जो 2s है ये न्यूक्लियस के करीब होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, लेकिन जो 2p है ये न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, फासला बढ़ जाता है। तो जब फासला बढ़ेगा, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो उस पर थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, तो उसको निकालना जो है क्या होता है, आसान होता है। तो बेटा जी कहने का मकसद ये था कि इन एग्जाम्पल पे ये वाला स्पिन पेयर रिपल्जन वाला कंसेप्ट जो है नहीं लगता। तो आपके माइंड में फिर कंफ्यूजन आ जाएगी कि सर स्पिन पेयर रिपल्जन का कंसेप्ट आखिर लगता कहाँ है? तो बेटा जी स्पिन पेयर जो है रिपल्जन का कंसेप्ट उस वक्त लगता है जब इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल के अंदर हों। देखें ऑक्सीजन में भी पी वाले सब शेल के अंदर हैं, नाइट्रोजन में भी पी वाले सब शेल के अंदर हैं, तो तब हमने स्पिन पेयर रिपल्जन वाला कंसेप्ट देखना है। लेकिन जब ऐसा केस हो कि एक जो है सब शेल के अंदर ना हो, जैसे मेरे पास जो है बोरान है, ठीक है, तो और बेरिलियम है, बेरिलियम में जो है 2s के अंदर है और बोरान के अंदर जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर है, तो डिफरेंट सब शेल हुए, तो इस केस में फिर स्पिन पेयर रिपल्जन नहीं लगेगा। ठीक हो गया?
तो इस केस में देखें ये मुकम्मल भरा हुआ है। एक तो इसका ये फ़ायदा है, दूसरा ये कि इसका जो सब शेल है 2s ये न्यूक्लियस के करीब है, बोरान का दूर है। तो जो चीज़ साफ ज़ाहिर करीब होगी, चाहे उसके दरमियान रिपल्जन भी है, लेकिन न्यूक्लियस उसको ज़्यादा ताकतवर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और उसको निकालना मुश्किल होगा। दूसरा ये कि ये मुकम्मल भरी हुई भी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी लास्ट फैक्टर, जो कि बुक में चौथे नंबर पे आता है, लेकिन मैंने इसको लास्ट में लिखा है। वो है बेटा जी शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट। पहले तो आपको पता होना चाहिए शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। बेटा जी ये देखिए, मैंने चंद एग्जाम्पल दी हैं आपको, जो है इनसे मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें बेटा जी, ये ना मेरे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये वाला। तो न्यूक्लियस का ये वाला जो शेल है, ये पहला है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इधर तक। ठीक है ना, आधा दिखाया हुआ है। इसके बाद ये जो है ये दूसरा शेल है। दूसरे शेल के अंदर या तीसरे शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन काम खराब ये होता है कि जो पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये उस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स के जरिए दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये उसको रिपेल करके दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी अगर ना होते ना, ये वाले जो उस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे हैं, तो न्यूक्लियस दूर वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच कर अपने करीब ले आता। लेकिन ये जो दरमियानी इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की फोर्स को न्यूक्लियस की फोर्स सारी इन पे तो पड़ रही है, इनको आगे रोकने वाला कोई नहीं, लेकिन जो पीछे है उसको ये रिपेल करके दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अमल को, इस फिनोमिना को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ें, फिर जो है आपको क्लियर हो जाएगा। द रिडक्शन, कमी ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, कशिश की फोर्स की बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के दरमियान ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट मीन आखिरी शेल वाला जो है इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स के दरमियान कमी जो है किस वजह से आती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब भी आखिरी इलेक्ट्रॉन हो गया। एन एटम, एक एटम है, ड्यू टू की वजह से, प्रेजेंस मौजूदगी, किसकी मौजूदगी की वजह से भाई? इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जो अंदरूनी शेल्स होते हैं, इनर शेल्स, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इनकी मौजूदगी की वजह से ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है इनको ज़्यादा करीब नहीं ले पाती, ये दूर चले जाते हैं। तो जब दूर जाते हैं तो दूर वाली चीज़ पे कशिश भी कम हो जाती है। तो इस वजह से न्यूक्लियस की इनके ऊपर कशिश जो है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, उसके अंदर रिडक्शन आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बेटा जी जितनी ज़्यादा होगा, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने दूर चले जाएंगे, तो उन पर न्यूक्लियस की कशिश की फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगी। तो जब कशिश की फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगी ना बेटा, तो उनको जो है निकालना आसान होगा। क्यों? क्योंकि उनको कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, कोई अपनी तरफ जो है कशिश की फोर्स ही नहीं लगा रहा, तो उनको जो है निकालना ईजी होगा, आसान होगा। इसी तरह बेटा जी ये मेरे पास देखें, ये दूसरी एग्जाम्पल भी है, इसको ज़रा देखें। इसमें देखें तो ये देखें, मेरे पास ये पहला शेल है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद जो है ये वाला दूसरा शेल है, तो दूसरे वाले शेल के अंदर जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दूसरे शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस खींच रहा है। अगर तो ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन ना होते तो न्यूक्लियस इसको खींच के करीब करता, लेकिन ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहे हैं? ये देखें, रिपल्जन काज कर रहे हैं, रिपेल करके इसको दूर भेज रहे हैं। तो दूर भेजेंगे, जब फासला बढ़ जाएगा, फासला बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की जो कशिश की फोर्स है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसके अंदर कमी आ जाएगी, रिडक्शन आ जाएगी। तो इस कमी को जो है, ये कमी किसकी वजह से आई? अंदरूनी इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस अमल को जो है बेटा जी हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी? शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। तो ये देखिए हमारे पास जो है, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, जितनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, ईजियर इट इज़ टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतनी आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिमूव करना, उनको निकालना क्या होगा? ईजी होगा, आसान होगा। फ्रॉम एन एटम, एक एटम से। लार्जर, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, जितनी ज़्यादा इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा जी बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट को भी बोलते हैं। इसके 2 नाम हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी और शील्डिंग इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं। तो देयरफॉर, इसलिए लोअर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ग्रेटर होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा जी? लोअर होगी, कम होगी। इसको ना मैं बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊँ तो मैं इसको यूँ समझाऊँगा बेटा जी कि जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के। किस चीज़ के बेटा जी? आयोनाइजेशन एनर्जी के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जितनी जो है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जितनी शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी।
तो इसके बाद जो है हम थोड़ा सा आर्डर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आर्डर जो है ये किस तरह से जो है हमने डिसाइड करना है। इसका मतलब बेसिकली बेटा जी ये है कि देखिए हमने ना आयोनाइजेशन एनर्जी के टोटल 5 फैक्टर जो है डिस्कस किए। एटॉमिक साइज हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, न्यूक्लियर चार्ज डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिस्कस की, स्पिन पेयर रिपल्जन जो है डिस्कस की। तो हम एक एटम में कौन से फैक्टर जो है उसको ज़्यादा तरजीह देंगे, उसको ज़्यादा देखेंगे, किसको जो है थोड़ा कम देखेंगे। तो बेटा जी कोई भी जब एटम आपके पास हो ना, तो सबसे पहले जो है आपने उनके एटॉमिक साइज़ जो है उनका मुवाजना करना है, उनका कंपैरिजन करना है। अगर तो 2 एटम है, एक का साइज़ छोटा है, एक का साइज़ जो है बड़ा है, तो आपके पास जो है वही एटम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी जिसका साइज़ छोटा होगा। ठीक हो गया। तो एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफेक्ट जो है इनका कंसेप्ट बिल्कुल एक जैसा होता है, सेम होता है। वो कैसे? क्योंकि एटम का साइज़ जब बड़ा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। जब एटॉमिक साइज़ जो है छोटा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होगा? कम होगा। तो एटॉमिक साइज़ ज़्यादा, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा। एटॉमिक साइज़ कम तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम। तो एटॉमिक साइज़ या शील्डिंग इफेक्ट दोनों जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उलट होते हैं। एटॉमिक साइज़ या शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कम होती है। अगर 2 हमारे पास एटम है, उनमें देखना है किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, तो सबसे पहले उनका एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफेक्ट ये नोट करें। जिसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा उसकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जिसका एटॉमिक साइज़ कम होगा आप उसका कह सकते हैं कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब अगला केस में अगर तो ऐसा आ जाता है 2 एटम ऐसे हैं जिनका साइज़ जो है ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, मिलता जुलता है, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। सबसे पहले आपने साइज़ देखना है। उसके बाद बेटा जी दूसरे नंबर पे आपने देखना है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद जिसकी ज़्यादा होगी उसकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद जिसके अंदर कम होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। इसी तरह बेटा जी हमारे पास तीसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की तरतीब। ठीक है, इसके बाद जो हम इलेक्ट्रॉन की तरतीब को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की तरतीब में 2 कंसेप्ट हैं, या तो होना चाहिए हाफ फील्ड या होना चाहिए कंप्लीटली फील्ड। अगर तो हाफ फील्ड होगा तो तब भी वो स्टेबल होगा, ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। अगर तो वो जो है कंप्लीटली फील्ड होगा तब भी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। अगर वो हाफ फील्ड भी नहीं है, कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है, कुछ और है, पार्शली फील्ड है, यानी आधे से कम है या आधे से ज़्यादा है लेकिन मुकम्मल नहीं है, उससे कम है, तो उस केस में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कम होगी। जैसे हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपेयर कराया था, नाइट्रोजन में जो है हाफ फील्ड थे, ऑक्सीजन में हाफ फील्ड नहीं थे, तो इस वजह से ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी और नाइट्रोजन जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा थी। इसके बाद बेटा जी लास्ट में है स्पिन पेयर रिपल्जन। ये भी बिल्कुल सेम उससे मिलता जुलता है कि स्पिन पेयर रिपल्जन के अंदर मैं बार बार इस बात पे जोर दूंगा बेटा जी, आपने देखना है कि आखिरी वाला सब शेल दोनों का एक जैसा हो। ठीक है, अगर तो किसी का 2s है, दूसरे एटम का 2p है, तो फिर आप स्पिन पेयर रिपल्जन वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। एक आखिरी जो शेल है सब शेल वो 2p है, दूसरे वाला एटम जिससे मुवाजना कर रहे हैं उसका 3p है, तो कभी भी इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। स्पिन पेयर रिपल्जन के लिए दोनों एटमों के जो आखिरी सब शेल हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। 2p का 2p से मुवाजना हो, ठीक हो गया, या 2s का 2s से मुवाजना हो, 1s का 1s से मुवाजना हो, तब जो है स्पिन पेयर रिपल्जन का कंसेप्ट लगता है। क्लियर है बेटा जी? इसके बाद जो है तो ये आर्डर आपने याद रखना है। सबसे पहले एटॉमिक साइज या शील्डिंग इफेक्ट को देखना है, फिर न्यूक्लियर चार्ज को, फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को। ठीक है ना, इधर तक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तक आते आते आप जो है इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि किस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। स्पिन पेयर रिपल्जन तक आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट चलते हैं। इस टॉपिक का जो है जो दूसरा जो है हमारे पास सब टॉपिक रह गया कि हमने ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसका ट्रेंड डिस्कस करना है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 जो है तरह से हम रुझान देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम और पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट के आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो सबसे पहले बेटा जी हम ट्रेंड जो है ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बढ़ता है। बेटा जी पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अब हम जब ट्रेंड बताएंगे ना या वेरिएशन बताएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो हमने वो चीज़ें सारी पढ़ ली हैं जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। अब हमने जस्ट उनको देखना है। जैसे ये मेरे पास पहला आइटम जो है ये लिथियम है, ठीक है, दूसरा जो है मेरे पास सोडियम है, ठीक हो गया ना। इसी तरह तीसरा जो है मेरे पास पोटाशियम है। तो इनमें से मुझे देखना है किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए क्या देखना है? सबसे पहले एटॉमिक साइज या शील्डिंग इफेक्ट देखना है, फिर न्यूक्लियर चार्ज देखना है, समझ आ रही है? इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखनी है, फिर जो है जाके स्पिन पेयर रिपल्जन देखनी है। तो ये चीज़ें जो है हमने
नोट करनी है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। 1 मिनट बेटा मैं पानी पी लूँ। अच्छा बेटा, तो ये हमारे पास जो है गोइंग डाउन है ना ग्रुप, एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बढ़ता है। पहली बात आ गई बेटा जी, न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे बढ़ेगा, बट लेकिन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इज है रिमूव हो रहा है फर्दर, ज़्यादा फासले से, फर्दर मीन फासला, ज़्यादा फासला, फ्रॉम द न्यूक्लियस से। द इनर इलेक्ट्रॉन, जो दरमियानी इलेक्ट्रॉन है, कॉज वजह बनते हैं शील्डिंग इफेक्ट का, विच आल्सो इंक्रीज, जो कि बढ़ता है, यानी विच का मतलब जो का मतलब क्या, यही शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज बढ़ता है। ऊपर से नीचे शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं बेसिकली, इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन होती है ना, इसमें देखें इनर इलेक्ट्रॉन 2 हैं सिर्फ, इसमें ज़्यादा हो गया 10 हो गया, इसके अंदर जो है मजीद 18 हो गया इनर इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब देखें बेटा जी, गौर से देखें, कंफ्यूज नहीं होना। जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हैं तो उसने पहली बात कर दी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है। तो अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर फोर्स अट्रैक्ट करता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं उसका दूसरा रुख ये है कि वो बोलता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसने रिमूव होना है वो फार्दर, ज़्यादा फासले पर चला जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस से। मीन ऊपर से नीचे जाते हुए ना, बेसिकली मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमें कंसेप्ट देखना होता है एटॉमिक साइज या शील्डिंग इफेक्ट का। तो ऊपर से नीचे जाते हुए बेटा जी एटम का साइज देखें, ये इतना है, इसका साइज बढ़ गया है। नीचे जो है पोटाशियम का साइज सबसे बढ़ गया है। तो इस तरह ऊपर से नीचे जैसे चलते जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के उलट होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगरचा न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसके अंदर 3 प्रोटॉन है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, इसके अंदर जो 19 प्रोटॉन है। लेकिन ये बेचारे प्रोटॉन क्या कर पाएंगे जब इलेक्ट्रॉन इनके करीब ही नहीं रहा, बहुत दूर चला गया। और फासले वाला, डिस्टेंस वाला, साइज वाला फैक्टर उसको हमने सबसे पहले देखना होता है, न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर बाद में आता है। तो चूंकि साइज बढ़ रहा है, तो ये जब साइज बढ़ रहा हो ना बेटा, तो फिर आपने न्यूक्लियर चार्ज को देखना ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब एटम का साइज जो है बढ़ रहा हो। क्यों? क्योंकि देखें हर बार नया शेल आ रहा है, इसमें 2 शेल हैं, तो इसमें शेल्स की तादाद 3 है, इसमें शेल्स की तादाद 4 है। तो जब इतनी तेज़ी से साइज बढ़ रहा हो तो न्यूक्लियस की तादाद, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद का बढ़ना जो है इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हैंस इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, कम होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। इन ग्रुप वन के अंदर द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, कम होती है इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में। सबसे बेटा जी ज़्यादा किसकी होती है? लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, फिर सोडियम की कम, उससे कम पोटाशियम की, उससे कम रुबिडियम की, सबसे कम किसकी होती है? सीजियम की होती है। ठीक हो गया? तो ये देखें बेटा जी डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, क्या चीज़ का? डिक्रीजिंग, यानी पहले जो चीज़ आएगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, आगे डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, जैसा कि लिथियम हैज़ 2s वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल के अंदर है? 2s के अंदर। पहले वाले को 1s2, दूसरा आता है 2s1। तो एंड इट्स सीजियम, और सीजियम में क्या है? फर्दर, बहुत ज़्यादा फासले पर फ्रॉम द न्यूक्लियस से, एज कम्पेयर, अगर हम उसका मुवाजना करें। क्यों? क्योंकि ये जो है किसके अंदर होते हैं? 5s इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। असल में बेटा जी हमारे पास जो है सीजियम जो है इसका हमारे पास कितनी आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। रुबिडियम के बाद सीजियम आता है। रुबिडियम का अगर 5s के अंदर है ना, तो सीजियम जो है इसका कहाँ पे होगा? सीजियम का जो है 6s के अंदर होगा। किसमें? 6s के अंदर। तो हमारे पास बेटा जी अगर हम सीजियम का और किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? रुबिडियम का। तो बेटा जी ये हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के बाद जो है फिर आता है रुबिडियम के बाद फिर आता है हमारे पास सीजियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन चूंकि 6s में होता है और रुबिडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 5s में होता है, तो ज़्यादा दूरी पर कौन है, ज़्यादा फासले पर कौन है? सीजियम का। तो इस वजह से सीजियम की जो है न्यूक्लियस से फासला फार्दर होता है, ज़्यादा होता है।
अगर हम उसका मुवाजना करें किससे, 5s वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो रुबिडियम की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि जो हमारे पास सीरियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, कम होती है। इसके बाद जो है बेटा जी नेक्स्ट, एज यू मूव, जैसे जैसे आप मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड बेटा जी हमारे पास जो है जैसे जैसे हम पीरियड के क्रॉस में मूव करते हैं, तो पहली बात हमारे पास ये हो गई कि शेल्स की तादाद में शेल्स जो हैं इनके अंदर जो इजाफा नहीं होता, ये क्या रहते हैं, रिमेन अनचेंज। शेल्स जो है बिल्कुल चेंज नहीं होते। जैसे देखें ये मेरे पास ना पहला ग्रुप है जिसके अंदर हाइड्रोजन है और एंड पे होता है हीलियम। हाइड्रोजन का भी एक शेल है और हीलियम जो है इसका भी एक शेल है। इसके बाद ये मेरे पास जो है दूसरा ग्रुप, ठीक हो गया। दूसरे ग्रुप के अंदर लिथियम के 2, बेरिलियम के 2, बोरान के 2 शेल, तो एंड तक 2-2 शेल हैं। तीसरे वाले पीरियड के कितनी शेल होंगे, तो शेल्स की तादाद ये जौन सा पीरियड हो ना शेल्स की तादाद उतनी होती है। तीसरा पीरियड है तो शेल की तादाद 3 होगी, चौथा पीरियड है तो शेल की तादाद 4 होगी। तो पूरे ग्रुप के अंदर ना शेल्स की तादाद अनचेंज्ड रहती है, चेंज नहीं होती। अगर पहले एलिमेंट के अंदर शेल 3 है तो आखिर तक 3 ही रहेंगे, पहले के 2 हैं तो आखिर तक 2 ही रहेंगे। तो यही बात जो है वो कह रहा है कि जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो शेल्स की तादाद जो है चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से जो है शील्डिंग इफेक्ट भी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम है ना, इधर लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा जी होता है 3, ठीक है ना। बेरिलियम का होता है 4, इधर बोरान है इसका होता है 5, इसके बाद जो है इधर कार्बन इसका 6, इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन है इसके बाद इसका 9। तो देखिए दाएं से बाएं जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है उनको ज़्यादा ताकतवर फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि अब शेल तो बढ़ नहीं रहे, साइज तो बढ़ नहीं रहा एटम का। जब साइज नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर हैं जब पहले थे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेसिकली बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था बेटा जी, सबसे पहले आपने देखना है एटॉमिक साइज शील्डिंग इफेक्ट को। जब हम बाएं से दाएं जाने जाते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर, ना तो साइज बढ़ रहा है, साइज उल्टा कम होता है, और ना ही शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो इस वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा जी इंक्रीज करती है, बढ़ती है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी जो किन की होती है, नोबल गैसेज की होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन इनकी। क्यों? क्योंकि एक तो इनका बेटा जी साइज जो है सबसे कम होता है अपने मुतल्लिका पीरियड के अंदर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, इनके वैलेंस शेल के अंदर कम्प्लीटली फील्ड होता है, मुकम्मल फील्ड होता है, तो इस वजह से वो भी स्टेबिलिटी इनको आ जाती है। तो इस वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो वाइल जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जैसे जैसे हम ग्रुप में दाएं से बाएं जानेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया। न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा जी इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको क्लियर किया है, तो अगर आपको नहीं पता आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं लेक्चर 3 या 4 के अंदर। ड्यू टू इनकमिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू की वजह से, इनकमिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, अर्थ है अगरचे ऑल्दो द शील्डिंग इफेक्ट विद इन द सेम शेल के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है इस समाल कम होता है, सो नॉट सफिशिएंट, इतने ज़्यादा नहीं होता टू कैंसिल, ख़त्म करने के लिए इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। यानी बेटा कि जी इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम स्मॉल अमाउंट के अंदर। तो इतनी ज़्यादा नहीं होता कि वो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको ख़त्म कर दे, इतनी ज़्यादा नॉट सफिशिएंट, इतनी ज़्यादा सफिशिएंट जो है नहीं होता। सो इसलिए द आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज अक्रॉस पीरियड के क्रॉस जो है लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो बेटा जी ये देखिए मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल शो किया, लेफ्ट टू राइट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने ब्लैक लाइन वाला ना ग्राफ शो किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ आएगी। देखें बेटा जी ये दूसरा जो है ना दूसरा पीरियड में ले रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना कम होती है, बेरिलियम की ज़्यादा, ठीक है ना, बोरान की कम हो गई, फिर कार्बन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की जो है उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम हो गई, फ्लोरीन की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो एंड पे नियॉन की होती है। ये मैंने आपको एक्चुअल बात बताई, ऐसा होता है। हम क्या सोच रहे हैं इस हवाले से जो अभी हमने ऊपर ट्रेंड पढ़ा है, हमारे ट्रेंड के हिसाब से तो ये बनता है
कि लिथियम की सबसे कम, बेरिलियम की उससे ज़्यादा, बोरॉन की उससे ज़्यादा, कार्बन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की मज़ीद ज़्यादा, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की बढ़ती जाए, एंड पे नियॉन की सबसे ज़्यादा हो। ये दरमियान के अंदर एक्सेप्शनल केसेस क्यों आ रहे हैं, इनामुलस बिहेवियर जो है क्यों आ रहे हैं? इनामुलस बिहेवियर आ कहाँ पे रहा है? इनामुलस बिहेवियर बेटा जी एक ये 13 पीरियड के अंदर आ रहा है। इनकी ज़्यादा होनी चाहिए थी आयोनाइजेशन एनर्जी, बट कम हो गई। इसके बाद जो है ग्रुप नंबर बेटा जी 16 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन सल्फर वाले के अंदर। इनकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले वाले 14 से जो है क्या होनी चाहिए थी, होनी ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन होती क्या है, कम है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेटा जी देखें, 13 जो है पीरियड ग्रुप, सॉरी, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन होती कम है। किसकी निस्बत? दूसरे की निस्बत। क्यों? क्योंकि जो दूसरे में होता है ना बेटा जी, दूसरे में जो आखिरी होता है वो एस सब शेल होता है, और इसके अंदर जो आखिरी जो है ना हमारे पास सब शेल होता है वो पी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेके किसी भी एलिमेंट की चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे जो है लेक्चर के अंदर बेरिलियम और बोरान की जो है चेक करवाई है इन अपना स्पिन पेयर रिपल्जन के अंदर। तो P जो सब शेल है बेटा जी ये न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर होता है, ठीक है ना। तो इधर जो मेरे पास, इधर मैं जनरल लिख रहा हूँ NS, यानी इधर 2S होगा तो इधर P भी 2P होगा, इधर 3S होगा तो P भी 3S होगा, इधर 4S होगा तो P भी कौन सा होगा, 4S होगा, ठीक है। तो NS इसके साथ जो है मैं NP लिख रहा हूँ इस वजह से। तो बेटा जी ये जो S है ये न्यूक्लियस के करीब होता है, जो P वाला सब शेल है ये न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इसका फासला चूँकि ज़्यादा होता है, इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मजीद ये कि बेटा जी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका आखिरी शेल चूँकि एस सब शेल है, तो एस सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें होते भी 2 ही हैं। इसका मतलब ये मुकम्मल भरा हुआ होता है, कम्प्लीटली फिल्ड। जिस चीज़ का भी आखिरी सब शेल होगा या ऑर्बिटल होगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्योंकि पी के अंदर 6 होते हैं, तो ना तो ये पूरा भरा होता है ना आधा भरा होता है, बल्कि इसके अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको निकालना कदरे आसान होता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, जिस वजह से कम एनर्जी लगानी पड़ती है, इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। इस वजह से ये हमारे पास जो है ग्राफ बेटा जी क्या हो गया, इधर जो है हमारे पास क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है बेटा जी फिर से जो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम मूव करते गए बढ़ती गई। ग्राफ के ऊपर जो है ना शो कर रहा है कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर 14वें ग्रुप तक, ठीक है, ये नीचे से भी डबल लाइन एंड ग्राफ है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है 14वें ग्रुप तक, फिर इधर तक जो है स्टॉप करके फिर 15वें में कम हुई आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर आगे जो है 17वें ग्रुप, 18वें ग्रुप की नोबल गैसेस की फिर आगे जो है बढ़ती गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो 15 ग्रुप है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों हुई, क्या वजह है भी इसकी? तो इसकी जो वजह है ना बेटा, इसकी वजह ये है कि ग्रुप नंबर 15 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम देखते हैं तो इसका जो आखिरी सब शेल है वो होता तो पी है, ना वो मुकम्मल भरा हुआ होता है ना आधा होता है, वो होता है पार्शली फिल्ड। लेकिन जब हम 14वें ग्रुप के एलिमेंट देखते हैं तो इनका पी सब शेल जो है बेटा जी होता है हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ होता है, ठीक है ना। ये वाला कंसेप्ट जो हमने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के अंदर जो है पढ़ा था। तो जो चीज़ भी हाफ फील्ड होगी उसके पास जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, मुस्तहकम होती है, वो चीज़ स्टेबल होती है, तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसके अंदर चूँकि हाफ फील्ड नहीं होता, पार्शली फील्ड होता है, तो इस वजह से इसको थोड़ी एनर्जी जो है इधर हमें लगानी पड़ती है। तो ये थोड़े से जो है आपने कंसेप्ट याद रखने हैं बेटा जी, कि देखें एक है ग्रुप 2 और ग्रुप 13 का मुवाजना। ग्रुप 2 में हमारे पास जो है ये बेरिलियम हो गया, बोरान, कैल्शियम। इसके बाद जो 13 के अंदर जो है हमारे पास बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। इधर जो है जितने भी एलिमेंट हैं वो दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट से कम आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, यानी बेरिलियम की ज़्यादा होगी, बोरान की कम। इसी तरह नीचे मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, इधर सामने एल्यूमिनियम जो है इसकी कम, कैल्शियम की ज़्यादा होगी, इसके बाद इधर जो आगे गैलियम आता है उसकी कम। तो ग्रुप 2 और 3 के अंदर जो आमने सामने वाले एलिमेंट हैं उनको जब भी हम इनका मुवाजना करेंगे, एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, और इंतहा में। तो ग्रुप 2 वाले जो हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, 3 वाले जो हैं उनकी कम होगी। इसकी वजह क्या है, 2 वालों का जो है आखिरी सब शेल मुकम्मल भरा हुआ होता है और न्यूक्लियस के भी करीब होता है, इनका आखिरी सब शेल मुकम्मल भरा हुआ भी नहीं होता और न्यूक्लियस से भी ज़्यादा फासले पर होता है। यही केस जो है बेटा जी 14वें और 15वें ग्रुप के साथ है। 14वां ग्रुप जो है, 14वें ग्रुप का हर एलिमेंट, आमने सामने वाले एलिमेंट, इनका अगर हम मवाजना करें, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, फास्फोरस सल्फर का, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक का, इसके बाद इधर से नीचे सिलीनियम का, तो जो भी 2 एलिमेंट जो है हम कंपेयर करेंगे, जो 14वें ग्रुप के एलिमेंट हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, 15वें ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। रीज़न वही है, 14वें ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें उसका आखिरी सब शेल आधा भरा हुआ आएगा,
15वें के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें, उसका जो आखिरी सब शेल है वो पार्शियली फिल्ड आएगा। पार्शियली फिल्ड ऐसा होता है वो ना तो आधा होता है ना मुकम्मल होता है, इनके दरमियान कहीं होता है। तो इस वजह से इसके पास जो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो 14वां ग्रुप है इससे ईजिली जो है, इससे जो है चूँकि इसके पास जो हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो इससे ईजिली इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव नहीं होता। तो इस वजह से जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये दो जो है मेन इफेक्ट ये आपने याद रखने हैं। यहीं से जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्चुअल, कि जैसे हमारे पास दूसरे और 13वें ग्रुप को देखें तो क्वेश्चन आएगा वाई बेरिलियम हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरान, वाई मैग्नीशियम हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम, वाई कैल्शियम हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन गैलियम। ठीक हो गया। इसी तरह इधर से वाई नाइट्रोजन हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन, वाई फास्फोरस हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन सल्फर। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक हो गया बेटा जी। ये जो ग्राफ है ये आप जो है अपने नोट्स पे बना लें। इस ग्राफ के अंदर स्टार्ट से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये इस तरह से आपने बनाना है। शुरू में इंक्रीज करती जा रही है एनर्जी, ठीक है ना, इस तरह से, फिर यहाँ पे डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज करती गई करती गई करती गई, इधर डिक्रीज किया, इसके बाद जो है मज़ीद इंक्रीज करती गई। इसी तरह इधर शुरू से भी ऐसे बनाना है। शुरू से जो है क्या हमारे पास इंक्रीजिंग की तरफ जा रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तीसरे पीरियड पे कम हुई, 13वें पीरियड पे कम हुई, फिर इंक्रीज करती गई करती गई करती गई, फिर जो है 16 पीरियड पे कम हुई, फिर इंक्रीज करती हुई आगे चली जाएगी। क्लियर है बेटा जी। आई होप कि आपको जो है ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकती हैं। ये वाली जो ब्लैक लाइन है इसको काट दें, ये भी काट दें। आपने इस तरह से बनानी है, ये जो मैंने रेड अभी बनाई है। तो ये ग्राफ बना लेंगे ना तो इससे जो है आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट जो है कुछ क्विक चेक है 1.6 आपकी बुक के अंदर। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर है, उनको जो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन विद रीजन फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड है जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान, बोरान की लेस देन बेरिलियम। देखिए बेटा जी कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है कि बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम क्यों होती है। चलें जी जवाब देखते हैं इसका। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान की लेस देन बेरिलियम, बेरिलियम से लेस होती है बिकॉज, आपने भी ऐसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें बेरिलियम की 1s2 2s2, ये बेरिलियम का आखिरी सब शेल है। बोरान 1s2 2s2 2p1, ये जो है बोरान का आखिरी सब शेल। अब इनको देखें, बेरिलियम का मुकम्मल भरा हुआ है, बोरान का पार्शली फिल्ड है। बेरिलियम का 2s है, बोरान का 2p है। p वाला दूर होता है, s वाला न्यूक्लियस के करीब होता है। तो यानी बेरिलियम का जो आखिरी सब शेल है ये न्यूक्लियस के करीब है 2s, और बोरान का जो 2p है ये न्यूक्लियस से दूर है। तो इन बेरिलियम के अंदर द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है फ्रॉम 2s ऑर्बिटल से विच इज कंप्लीट फील्ड, जो मुकम्मल भरा हुआ है, मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है, एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भी करीब है इन बोरान। जबकि बोरान में द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव किया जा रहा है फ्रॉम 2p ऑर्बिटल से, विच इज़ हायर इन एनर्जी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, एंड फर्दर, और दूर है, बहुत ज़्यादा फासले पर है, किससे, फ्रॉम द न्यूक्लियस से। 2p इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर शील्डिंग, और इसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 2p1 जब आखिर में होगा तो ये 2s2 वाले ये भी दो इलेक्ट्रॉन और ये भी दो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे होंगे, शील्डिंग इफेक्ट पैदा कर रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है ये न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। तो इस वजह से न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस की कशिश की फोर्स जो है वो भी इस पर जो है थोड़ी कम लगेगी। किसकी निस्बत? 2s वाले इलेक्ट्रॉन की निस्बत। देयरफॉर इसलिए लेस एनर्जी इज नीडेड, थोड़ी एनर्जी जरूरत पड़ती है टू रिमूव 2p वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम बोरान से, मेकिंग इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को बना देती है लोअर देन दैट ऑफ बेरिलियम से कम बना देती है। क्लियर है बेटा जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की इज लोअर देन मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से लोअर होती है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट टोटली। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन मैग्नीशियम से जो है कम होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम का आखिरी सब शेल, इसके बाद एल्यूमिनियम का आखिरी सब शेल। आपने आखिरी सब शेल देखते हुए बेटा जी ये नंबर 7 वाला लाजमी देखना है, जो कि शेल को रिप्रेजेंट करता है। ये s और p सब शेल हैं, 3 और 3 जो साथ में लिखा हुआ है ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके समझाने के लिए लिख दूँ 4s2 और नीचे मैं लिख दूँ 3p1 और आपसे पूछूं कि बताएं कौन ज़्यादा फासले पर है, s2 वाला या p1 वाला। s2 के साथ 4 है, यानी ये चौथे शेल का सब शेल है, और p के साथ 3 है, यानी तीसरे शेल का ये सब शेल है। तो तीसरे का ज़्यादा करीब होगा
चौथे शेल का सब शेल दूर होगा। तो मैं जब ये कंपैरिजन कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे जहन में ये होता है कि ये भी तीसरे शेल का सब शेल है, ये भी तीसरे शेल का सब शेल है। जब एक ही शेल के सब शेल हों तो फिर एस ज़्यादा करीब होता है, पी दूर होता है, डी उससे ज़्यादा दूर होता है और एफ जो है वो सबसे ज़्यादा दूर होता है। ठीक है ना, उस वक्त जब एक शेल के हों, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो देखते हैं इन मैग्नीशियम में द आउटर इलेक्ट्रॉन जो है 3s ऑर्बिटल के अंदर है, वाइल इन एल्यूमिनियम के अंदर जो है इट इज इन 3p ऑर्बिटल में 3p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, एट हायर एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी लेवल जो है ज़्यादा है देन 3s से और फर्दर और ज़्यादा फासले पर है फ्रॉम द न्यूक्लियस है। तो द 3p इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम के अंदर जो 3p इलेक्ट्रॉन है एक्सपीरियंस मोर शील्डिंग इफेक्ट, हाँ शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की कम है उस पर, कंपेयर्ड टू द 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, अगर हम उसको जो है मैग्नीशियम के 3s इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें। देयरफॉर इसलिए इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, ये कम एनर्जी जो है इसको चाहिए होती है टू रिमूव द आउटर 3p इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रॉम द एल्यूमिनियम से, मेकिंग इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम से कम बना देता है। होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बेटा जी देखें, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेंड इज ऑब्जर्व, कौन सा ट्रेंड जो ऑब्जर्व किया जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के एज यू गो डाउन, जैसे कि आप गो डाउन जाते हैं ग्रुप 3 में, गिव रीज़न, वजह भी बताएं। तो बेटा जी इस जो है ना क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट हैं। इसने ना ग्रुप 3 की बात की, ग्रुप 3। अब हम पीछे जो है ना हमारी चूँकि अभी बुक जो है न्यू आई है, ठीक है ना, इस साल जो है पंजाब टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर की, तो इसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबरिंग है ना ग्रुप की, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हवाले से 1 2 3 4 5 इस तरह से है। तो तीसरा ग्रुप जो है ना ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आता है। लेकिन जो हमारा पुराना पीरियोडिक टेबल था, ठीक है ना, कुछ साल पहले ही, उसके अंदर जो तीसरा ग्रुप है ना वो हम 13वें ग्रुप को बोलते थे, ठीक है ना, उसके ऊपर जो रोमन 3a लिखा जाता था, जिसके अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। तो अब जो है इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है कि इसने वही पुराने कंसेप्ट को यूज करके ग्रुप 3 वही 13 के बारे में पूछा है या ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पूछा है। तो बहरहाल बेटा जी ये आप जो है आपको मुताल्लिका कॉलेज के अंदर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी कंफर्म कर लें, तो वो आपको जो भी आंसर कहें वही कर लें। मैंने दोनों हवाले से जो है आंसर दे दिए हैं। तो पहले है 13वें ग्रुप के हवाले से, फर्ज करें अगर तो हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है राइटर ने किया है 13वें ग्रुप के हवाले से, तो उसके हवाले से इसका आंसर ये बनेगा, एज यू गो डाउन, जैसे आप नीचे जाएंगे ग्रुप 3 के अंदर फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, बोरॉन से थैलियम के अंदर, तो द आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है डिक्रीज, कम होगी। क्यों कम होगी, रीज़न देखें। पहली रीज़न, एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल के आने की वजह से। इस अगर न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल आएंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज, ये बढ़ा देता है डिस्टेंस, फासला बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो जब फासला बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, जब क्योंकि दरमियानी इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं, फासला बढ़ रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। आल्सो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉनिक शेल की वजह से, विच रेड्यूस कर देता है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की इफेक्टिव अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन ग्रुप 3 में नीचे की तरफ जाते हुए कम होती है। इसके बाद बेटा जी अब देखिए हमारे पास ग्रुप 3 है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है ग्रुप 3 के हवाले से जो है मैंने आंसर किया है। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर डी बोला गया, एज यू गो डाउन इन ग्रुप 3 के अंदर जाते हैं, द आयोनाइजेशन एनर्जी शो अ स्लाइटली डिक्रीज, स्लाइट का मतलब होता है थोड़ी सी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है थोड़ा सा इसमें कमी आती है, और यह रिमेन रहती है, रिलेटिवली का मतलब होता है तकरीबन, कांस्टेंट या तकरीबन कांस्टेंट रहती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी कमी आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी एस और पी वाले ब्लॉक के अंदर जो आती थी। अनलाइक द शार्प डिक्रीज सीन इन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, अनलाइक यानी एस से जो है शो नहीं होती, किसकी तरह, जिस तरह शार्प डिक्रीज बहुत ज़्यादा कमी आती थी किसमें, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर। एस और पी ब्लॉक में ना ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर जाए तो बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना डिक्रीज होती है, काफ़ी लंबे जो गैप होते हैं। लेकिन वो बोलते हैं एस और डी वाले ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हरगिज़ नहीं होता, इनमें या तो थोड़ा जो है डिक्रीज आता है, या तकरीबन हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर थोड़ा डिक्रीज आता है तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है, उसकी रीज़न है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल की वजह से, टेंड जो कि कर देता है, रुझान कर देता है लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब दूसरा
दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ क्यों नहीं होता, डिक्रीज़ होता है लेकिन ज़्यादा क्यों नहीं होता, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में तो ज़्यादा होता है, इनमें क्यों नहीं ज़्यादा होता। तो उसका आंसर है, हो गए बढ़ता हूँ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होता है बाई डी इलेक्ट्रॉन की वजह से। कॉज जो वजह बनता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की टू रिमेन रहता है फेयरली स्ट्रांग, अच्छी तरह, फेयरली का मतलब अच्छी तरह स्ट्रांग रहता है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन पर भी अपनी अट्रैक्शन को जो है अच्छी तरह काबू करके रखता है। तो इस वजह से जो है इतनी ज़्यादा डिक्रीज जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर नहीं आता। बेटा जी आप जो है मुद्दे की बात पे आते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, इनका जो आखिरी सब शेल होता है वो डी होता है। अब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आई जा रहे हैं। तो डी सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो डी सब शेल को आपको सिर्फ मैं कंसेप्ट देने के लिए कह रहा हूँ, डी सब शेल को ना आप एक ट्यूब मान लें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये इसको ऐसा समझ लें, इतनी मोटी थिक ट्यूब होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो न्यूक्लियस की जब अट्रैक्शन की फोर्स जा रही होती है तो ये उसको रोक ही नहीं पाते, इनको परवाह ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो इस वजह से इनका ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट ना नहीं होता, इतनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट का बायस ये नहीं बनते। सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो है पता है कौन शो करता है, एस सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो है पी सब शेल वाले ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, इसी तरह डी वाले कम करते हैं, और एफ वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे एफ सब शेल के अंदर वो सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी वजह जो है बेटा जी आप हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ते हैं, अभी वो आपके लेवल की नहीं है, ठीक है। इतना आप याद रख लें कि सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट एस सब शेल की वजह से होता है, पी सब शेल की वजह से भी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम जाते हैं डी एफ की तरफ तो ये एस तक कम होता जाता है। तो क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो आखिरी सब शेल होता है डी होता है, तो डी जो है इसका शील्डिंग इफेक्ट इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो शील्डिंग इफेक्ट जब नहीं होगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कम नहीं होगी, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा नहीं तो कम होनी चाहिए ना ऊपर से नीचे, क्योंकि साइज़ भी बढ़ रहा है। तो साइज़ भी शील्डिंग इफेक्ट इतनी ज़्यादा ना बढ़ने की वजह से साइज़ भी ट्रांजिशन एलिमेंट का ज़्यादा नहीं बढ़ता, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ता है साइज़ भी। दिस ये बैलेंस और बैलेंस कर देता है इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई में इंक्रीज को, सो डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो इतनी ज़्यादा जो है ख़ास डिक्रीज नहीं आता आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर, बस इसलिए इन ट्रांजिशन एलिमेंट एज यू गो डाउन इन ग्रुप 3, जैसे आप ग्रुप 3 के अंदर डाउन जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डज नॉट डिक्रीज शार्पली, तेज़ी से डिक्रीज नहीं होती डाउन द ग्रुप में नीचे की तरफ। तो यहाँ तक बेटा जी हमारा लेक्चर जो है एंड हुआ। आपको जो है अगर कुछ भी समझ आ रही है, फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें अच्छे से, ताकि हम हमारी जो है हौसला अफजाई और हम आपके लिए जो है इस तरह से काम करते रहें। लेक्चर को ज़रूर जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो नॉलेज शेयर करने वाला, भलाई करने वाला इंसान जो है उसको अल्लाह ताला पसंद करता है। और ये जो इल्म है ये एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता, बांटने से बढ़ता है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।